दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वक्त गुजर रहा है और वक्त गुजरने के साथ साथ लगभग 85 दिन बीत चुके हैं। इन 85 दिनों के भीतर में हो सकता है कई बार सरकार की आंखें इस दृष्टि से खुली हो कि आने वाले वक्त में ये झोपड़ियां हट जाएंगी, आने वाले वक्त में यहां पर किसान लापता गायब होते चले जाएंगे। कुछ पर केस लग जाएंगे, कुछ की गिरफ्तारी होगी, कुछ पर मुकदमे चलेंगे, कुछ अपनी फसल के लिए लौट जाएंगे। लेकिन किसान के आंदोलन का सच शायद दिल्ली की सीमा पर बैठे इन झोपड़ियों के भीतर झांकने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है कि इन किसानों के भीतर का दर्द धीरे धीरे इस देश के भीतर में क्या विस्तार पा रहा है। 85 दिन हो गए। भारत की संसद एक भी साल 85 दिन नहीं चलती है। अगर आप एवरेज निकालना शुरू कीजिएगा तो मोदी सरकार के बीते 5 साल के कार्यकाल में कुल मिला के 331 दिन ही संसद चली, यानी प्रति साल सिर्फ 66 दिन। जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी तब सबसे ज्यादा वक्त में संसद चली, लेकिन उसकी उम्र भी 450 दिन ही थी। यानी उस लिहाज से भी देखिएगा तो 90 दिन से ज्यादा कभी संसद नहीं चल पाई। लेकिन आज हम आंदोलन जो किसानों का है उसके 86वें दिन मौजूद है। इस आंदोलन की खासियत क्या है, इस आंदोलन की जरूरत इस देश को क्यों है, इस आंदोलन को लेकर सरकार के भीतर किसी तरीके की कोई परिस्थिति जागृत हो क्यों नहीं पा रही है, ऐसे बहुत सारे सवाल हर के जहन में है। लेकिन इस आंदोलन स्थल पर आने के बाद आपके जहन में हो सकता है एक झटके में कई सवाल गायब होते चले जाएं। पहला सबसे बड़ा सवाल तो यही है, किसान दर किसान नए नए प्रांतों से बहुत कम तादाद में सही लेकिन इस जगह पर आते हैं। किसानों के भीतर जो सवाल हैं उन सवालों को 3 कानूनों के इर्द गिर्द ही देखकर किसान नेता समझाते हैं और आपस की जद्दोजहद भी जब बातचीत के तौर पर होती है तो किसान समझते चले जाते हैं। पंजाब के भीतर में 16 पंचायतें, हरियाणा के भीतर में 24 महापंचायतें, उत्तर प्रदेश के भीतर में लगभग 28 पंचायतें, राजस्थान के भीतर में लगभग 9 पंचायतें और अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, इन सारे इलाकों में अगर धीरे धीरे पंचायतों के जरिए सिर्फ किसान आंदोलन क्यों चल रहा है और इसको चलाने की जरूरत क्यों है, अगर इसको लेकर बहस हो रही है तो इसका मतलब बहुत साफ है। पहली बार इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर, कृषि अर्थव्यवस्था या किसानी को लेकर हर कोई की समझ वही हो जाए जो दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों की समझ है। शायद यही वजह है कि जब आप एक लंबी कतार यहां से नीचे देखना शुरू करते हैं तो आपके जहन में कई सवाल होंगे। उसी तरीके से लंगर चल रहे हैं, उसी तरीके से लोगों की मौजूदगी है, उसी तरीके से गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, उसी तरीके से ट्रैक्टर भी मौजूद है और उसी तरीके से दूसरी तरफ एक लंबी कतार है। ये कतार लोगों की रिहाइश की है। यहां पर कुछ भी चीजें हिली डुली नहीं है, सब कुछ जस का तस मौजूद है। अब यहां से इस देश के भीतर में इस आंदोलन की महत्ता को समझना अगर हो तो इस बात को लेकर समझ जाइए कि पहली बार ये एक ऐसा आंदोलन है जिसने खुद को राजनीतिक तौर पर ढाला नहीं है। यह एक ऐसा आंदोलन है जो राजनीति से प्रभावित नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा आंदोलन है जिसने इस देश की राजनीति को किसान आंदोलन के मुद्दों को अपने में शरीक होने के लिए एक लिहाज से बेबस कर दिया है। भारत की राजनीति में ऐसे मुद्दे बहुत कम उभर कर आए हैं जिसके जरिए आप इन बातों का जिक्र कर सके कि राजनीति अगर आगे चलेगी, अगर आपको राजनीतिक सत्ता चाहिए, अगर आपको गद्दी चाहिए तो आप आंदोलन के मुद्दों को अपने साथ ही नहीं जोड़िए बल्कि उन्हीं के सहारे राजनीति करनी शुरू कर दीजिए। शायद इसीलिए देश के तमाम क्षत्रप, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो आरजेडी के नेता हों, चाहे दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल हों या फिर राजस्थान में आपको कई जगहों पर अब सचिन पायलट नजर पे आएंगे, इसका मतलब है कि दरअसल क्षत्रपों के तौर पर छोटे स्तर पर नेताओं को भी अब राष्ट्रीय मुद्दों की जरूरत है। और राष्ट्रीय मुद्दे दरअसल अगर किसानों से जुड़े हैं तो पहली बार भारत के भीतर में 3 सवाल सबसे बड़े हो चले हैं। पहला सवाल अगर कृषि अर्थव्यवस्था यानी खेती राज्यों का सवाल था तो केंद्र ने इसे अपने हाथ में क्यों ले लिया। दूसरा सवाल, केंद्र जिन अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहता है उस अर्थव्यवस्था का असर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर
अगर पड़ने लगा है तो आने वाले वक्त में राज्यों के सामने सिवाय केंद्र के विरोध के अलावे कोई विकल्प बचेगा नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था से जो स्थिति रोजगार के तौर पर और इंडस्ट्रियल बेल्ट में उत्पादन के तौर पर और मार्केट यानी बाजार के तौर पर, खरीद के तौर पर हुई है, ये सारी परिस्थितियां धीरे धीरे सही लेकिन किसान आंदोलन का हिस्सा बनते चली जा रही है। हमें लगता है कि आज पहली बार इस किसान आंदोलन के भीतर जो लगातार लोगों से बातचीत हुई उसमें बड़ा तबका पहली बार युवाओं का नजर आ रहा है। युवा इसलिए मौजूद है क्योंकि किसानी के लिए बड़े बुजुर्गों और अनुभव की जरूरत खेत खलियानों में है। युवा इसलिए है क्योंकि कॉलेजेस बंद पड़े हैं। युवा इसलिए है क्योंकि कॉलेज के बाद रोजगार मिलना चाहिए, वह रोजगार भी उन्हें मिल नहीं पा रहा है। और यहीं से शायद इस किसान आंदोलन की ऊर्जा का असल रूप क्या होगा, हमें लगता है आज इसे समझना होगा। भारत के भीतर में तमाम राज्यों में जितनी भी तादाद में शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, उसमें बड़ी तादाद में किसान का बेटा भी शिक्षक बनता है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, देश भर में 60 लाख शिक्षक की जरूरत है, लेकिन तकरीबन 10.5 लाख शिक्षक के पद रिक्त पड़े हैं। क्यों पड़े हैं रिक्त? क्योंकि सरकारों के पास पैसा नहीं है कि वो अगर नियुक्तियां करेंगे तो पैसा कहां से देंगे। देश के भीतर में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वालों का जो पद है लगभग 6,500 पद खाली पड़े हैं। जो नॉन टीचिंग की परिस्थिति है उसमें लगभग 12,500 पद खाली पड़े हैं। क्यों पद खाली पड़े हैं? और देश के भीतर में अगर अलग अलग राज्य और केंद्र के मातहत भी तमाम वैकेंसीज को देखिएगा जिसमें इस देश के युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए, उनकी तादाद तकरीबन सारे रोजगार को मिला दीजिएगा तो लगभग 90 से 1 करोड़ तक की पद इस देश में रिक्त पड़े हैं। यानी इतने पदों पर तो भर्ती हो जानी चाहिए। पंजाब के भीतर में जो एजुकेशन हो रही है, हरियाणा के भीतर में जो एजुकेशन हो रही है, या वेस्टर्न महाराष्ट्र, जो इन 3 जगहों का जिक्र बार बार किसान आंदोलन से होता है, आपको जानकर हैरत होगी कि किसानों के बेटे जो ग्रेजुएट हैं या फिर उसके ऊपर के हिस्से में उन्होंने प्रोफेशनलिज्म की डिग्री हासिल कर ली है, उनकी तादाद बेरोजगारी को लेकर लगभग 23% है। यानी 23% बेरोजगारी रेट इन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। और इन तीनों जगहों पर जो पद रिक्त हैं उसकी संख्या तकरीबन 7.5 लाख है। अलग अलग महकमे में, चाहे वो पुलिस का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षक का क्षेत्र हो, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, तमाम जगहों पर जब आप पद रिक्त की स्थिति में लेकर आइएगा तब अगला सवाल यह है कि देश के भीतर में जिस अर्थव्यवस्था को राज्य भोग रहे हैं, राज्यों के सामने पहली बार संकट ये आ गया है कि एग्रीकल्चर को लेकर यानी खेती को लेकर भी अगर केंद्र कानून बनाता है और राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देते हैं तो राज्यों को उसको लागू करना मजबूरी हो जाएगी। लेकिन इस लकीर के ठीक समानांतर दूसरा सवाल यह है कि अगर किसान को यह लगने लगा है, जिसका पाठ लगातार किसान आंदोलन, पंचायत, महापंचायत या फिर खाप की बैठक या फिर अलग अलग गांव में जो बैठक हो रही है उसके जरिए जो समझाया जा रहा है, उसमें इस बात को लेकर बहुत साफगोई के साथ हर मानस पटल पर बहुत साफ समझ होती चली जा रही है कि दरअसल ये 3 कानून जो हैं और एमएसपी पर कानून ना बनाने की परिस्थिति में किसान अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएगा। यानी एक तरफ बच्चे पढ़े हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ा पाने की स्थिति गायब हो रही है, और तीसरी तरफ जो आय है वह कम हो रही है। ये 3 परिस्थिति ऐसी है जिसको लेकर पहली बार किसान आंदोलन के नेताओं की भी एक समझ विकसित हुई है कि अगर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने इसे समझ लिया है तो अब पंचायत, महापंचायत या बैठकों का दौर शायद एक वक्त पॉलिटिकल पार्टीज करती थी, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज से आगे निकलना होगा। और जगह जगह जिले जिले जो सभाएं होंगी उस सभा में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि आने वाले वक्त में इन 3 कानून के आश्रय या एमएसपी नहीं मिलने की परिस्थिति में किसान की आय कितनी होगी। आपको जानकर यह हैरत होगी कि अब जो एक नया प्रपोजल अपने तौर पर किसान आंदोलन के बीच धीरे धीरे पनप रहा है, उसके मातहत न सिर्फ राज्य
बल्कि जिलेवार तरीके से जो भी सभा हो उसमें उस जिले के किसानों की संख्या, उस जिले के भीतर किसानों के बच्चे जो डिग्रीधारी हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल पाया है, जो बेरोजगार है उनकी संख्या, और उसके साथ साथ जो प्रति किसान की आय है परिवार की, उसका भी खांचा रख दिया जाए। यानी उस खांचे के साथ साथ इस बात का जिक्र किया जाए कि अगर किसान परिवार की कमाई एक महीने में अगर 1000 रुपये हो रही है तो आने वाले वक्त में वो कितनी हो जाएगी, यह भी समझाया जाए। और इसी बीच में जो महंगाई है, जो शिक्षा की परिस्थिति लगातार विकट होती जा रही है, फीस कम नहीं हो रहे हैं, किताबों की कीमत कम नहीं हो रही है, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बाद भी अगर रोजगार नहीं बचेगा तो क्या होगा। हम आज इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन जगहों पर जो बैठे हुए किसान हैं, या फिर जैसे मान लीजिए ये लड़का बैठा हुआ, इस तरीके से शाम ढलते ढलते बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आकर अब ये चाहने लगे हैं कि क्यों नहीं ऐसे सभा स्थल पे ही कुटीर इंडस्ट्री शुरू हो जाए। यानी भारत के भीतर में आंदोलन स्थल पे ही प्रोडक्शन भी शुरू हो जाए। और इस देश के भीतर में जो ट्राइबल्स की स्थिति हुई, आदिवासियों का जो पलायन हुआ, जो दलितों का पलायन हुआ, जो ओबीसी का पलायन हुआ, या फिर पढ़े लिखे बच्चों का भी जो पलायन हुआ राज्यों से निकलकर जो महानगर में आए और महानगर की स्थिति नाजुक होती चली जा रही है, उसमें अब नई स्थिति यह है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जिन जगहों पर उड़ीसा, इन 4 राज्यों में जहां पर आदिवासियों का पलायन भी लगभग 60 से 90% तक हुआ है, उन इलाकों में भी जाकर आदिवासियों को भी अब एकजुट किया जाए। क्योंकि सबकी इकोनॉमी या सबके काम कहीं ना कहीं खेती से जुड़े रहे हैं। बम्बू जो होता है उसके ज़रिए जो भी उसकी धागा निकाला जाता है और उसके ज़रिए जो लकड़ी निकाली जाती है, उसकी इकोनॉमी भारत के भीतर में अगर लगभग 20 से 25 लाख करोड़ की है तो वो कमाई आदिवासी तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। जो कुटीर इंडस्ट्री की जो लाभ होती है, जो कि तमाम बड़े कॉरपोरेट्स उसमें घुस चुके हैं और उनको जो लाभ होता है, और लाभ होने के बाद जितनी बड़ी तादाद में वो टैक्स पे करते हैं सरकार को, और सरकार को उससे जो आय होती है उतना भी बजट में हिस्सा क्यों नहीं मिल पाता है कुटीर इंडस्ट्री को। यानी पहली बार सवाल ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो 3 कानून को सामने तो रखे हुए हैं, और धरना स्थल जो आप देख पा रहे हैं, सीमा पर धरना स्थल मौजूद है, ये धरना स्थल भी एक संकेत की भाषा में अब इसकी मौजूदगी है। यानी आने वाले वक्त में ये सिर्फ एक सिंबल की तर्ज पर काम करेंगे, और इसके जरिए इस देश के भीतर के वो तमाम इशू, वो तमाम मुद्दे जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और धीरे धीरे उनकी जिंदगी विकट होती चली जा रही है, अब उस सारे मुद्दों का समावेश धीरे धीरे किसान आंदोलन के साथ करने की परिस्थितियां भी विकसित की जा रही है। हमें लगता है यहाँ 3 बातों पर गौर करने की जरूरत है, जिसे अब किसान भी समझ रहा है, और ये अपने तरीके की पहली परिस्थिति होगी। क्योंकि भारत के भीतर में मिडिल क्लास आंदोलन नहीं करता है, भारत के भीतर में अपर कास्ट, अपर क्लास वह भी आंदोलन नहीं करता है। भारत के भीतर में मजदूर और किसान ही आंदोलन करते हैं, और उस आंदोलन के पीछे राजनीतिक पार्टियां खड़ी होती हैं। लेकिन पहली बार ऐसा है कि आंदोलन करने वाले नेता ये मानकर चल रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं, इस राजनीति में कतई नहीं कूदे, इस राजनीति में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन से निकले हुए नेता कल चुनाव लड़ लेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी नहीं है कि जो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं उनके आंदोलन में दखल हो रही है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि भारत के भीतर पहली बार आंदोलन एक राजनीतिक विचारधारा को जो जन्म दे रहा है, उस विचारधारा की जमीन जो है वह इस तरीके से जो लंगर लगते हैं, इस तरीके से जो नीचे आपको कभी ट्रैक्टर दिखाई देंगे, कभी छोटी छोटी गाड़ियां दिखाई देंगी, अलग अलग जगहों पर इस तरह झोपड़ियों में लोगों का जो रहन सहन, रात में रहना नहीं बल्कि 85 दिनों से बड़ी तादाद में लोग जब रह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि भारत के भीतर में एक बहुसंख्य तबका जो है उसकी जिंदगी की तरफ ध्यान सरकार ने कभी दिया ही नहीं। सरकार के बजट में इस देश की उस इंडस्ट्री को हिस्सा दिया गया जो प्रोडक्शन करे और जो कहीं ना कहीं बाजार में जाकर मुनाफा कमाए और मुनाफे के जरिए सरकार को टैक्स पे करे, या फिर कोई बड़ी कंपनी हो जाए तो वो सरकार को पॉलिटिकल तौर पर मदद करने लगे। यानी बहुसंख्य तबके का मतलब यह है कि इस देश के 80 करोड़ लोग
जो राशन के अनाज पर जीवित रहते हैं, और इसे सरकार ने भी इस लॉकडाउन के दौर में माना, उस 80 करोड़ लोगों को लेकर सरकार के पास ना तो बजट है, ना कोई विजन है, ना ही डेवलपमेंट की परिस्थितियां हैं, ना उसके लिए कोई मार्केट है। यानी 3 कानून और एमएसपी को कानून नहीं बनाने की जो परिस्थितियां हैं, उसका अनूठा सच ये है कि दरअसल भारत की इकोनॉमी उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी या उस पूंजी की तरफ चली गई है जिस पूंजी से ऐसे लोगों का कुछ रास्ता इससे पहले रहा ही नहीं और आज़ादी के बाद से नहीं रहा। लेकिन भारत की राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए बार बार इन्हीं बहुसंख्य तबके का जिक्र किया गया। यह भी एक सच है। यानी भारत में चाहे नेहरू से लेकर मोदी तक के सफर को कर लीजिए, इस दौर में जितने भी भाषण हुए, उस भाषण के भीतर का हिस्सा या फिर जो पार्लियामेंट के भीतर में राष्ट्रपति के अभिभाषण जो हर बरस बजट सत्र से पहले होते हैं, या फिर बजट के वक्त जिन योजनाओं का ऐलान होता है और उस पर जो बजट आवंटित किया जाता है, उसके दायरे में यह तबका नहीं आएगा जो तबका आपको दिल्ली की सीमा पर बैठा हुआ नजर आएगा। इसीलिए इन जगहों से लोग अगर खेती करने निकल पड़े हैं, लोगों की तादाद अगर कम हो गई है, झोपड़ियां वैसे ही मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दरअसल सीमा पर मौजूदगी कम होने के साथ आंदोलन की मौजूदगी कम हो रही है। ये एक समझ के तौर पर फैलाव है। यानी जो समझ पार्लियामेंट के भीतर से निकलनी चाहिए थी इस देश को एजुकेट करने के लिए, वह पहली बार आंदोलन के जरिए निकल रही है। और ऐसा आंदोलन आपको देश के भीतर कभी देखने को नहीं मिला होगा जो लोगों को एजुकेट इस लिहाज से कर रहा है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी इस सरकार की है, जो पॉलिटिकल तौर पर चुनाव लड़ने के लिए जितनी पूंजी की जरूरत होती है और जो पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग इंडस्ट्री और कॉरपोरेट और उसके पैसे की जरूरत होती है, उस दायरे में यह लोग नहीं आते हैं। तो इसका मतलब है कि उस दायरे के लोग इस तरफ देखना बंद कर दें। क्योंकि ध्यान दीजिए, बीते 85 दिनों से अगर यह आंदोलन चल रहा है तो बीते लगभग 26 जनवरी के बाद से आंदोलन के दोनों तरफ, यानी तकरीबन 1 महीना अब होने को आएगा, बैरिकेड्स जो लगाए हैं उससे शहर वालों को मुश्किल हो रही होगी। लेकिन शहर वालों की आस्था भी कहीं ना कहीं आंदोलन के साथ इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि शहर में लोग गांव से उठकर ही आए हैं और शहर में रहने वाले लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार अगर वो कर रहे हैं तो उनके बेटे दिल्ली के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, लेकिन अपने तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो, जामिया हो या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, वहाँ की स्थिति अगर धीरे 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 डाइल्यूट हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस बात को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम भी डाइल्यूट होते चला जा रहा है, तो इसकी चिंता महानगरों में रहने वाले उन माँ बाप को भी होगी जो ये सोचकर दिल्ली में आए थे कि दरअसल बच्चे दिल्ली में एजुकेशन हासिल करेंगे, उसके बाद उनको रोजगार मिलेगा। अगर ये सारी परिस्थिति इस न्यू इकोनॉमिक एस्पेक्ट के जरिए या सरकार के इकोनॉमिक विजन के सामने धराशायी हो रही है, तो इसके मतलब क्या है? मतलब कई निकाले जा सकते हैं, लेकिन हमें लगता है चूंकि हम इस वक्त आंदोलन स्थल पे खड़े हुए हैं जहां पर मौजूदगी किसानों के, उनके परिवारों के, उनके बच्चों की, उनके माँ बाप की, यानी बुजुर्ग से लेकर बच्चों की मौजूदगी है, तो पहला और आखिरी पार्ट इस आंदोलन का पहली बार ये निकल कर आ रहा है कि अभी तक इस देश में चाहे कितनी बार भी राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन हुए हों, चाहे वो इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई ही क्यों ना आए हों, चाहे पार्लियामेंट के भीतर में नेहरू को काउंटर करने के लिए राम मनोहर लोहिया ही क्यों ना खड़े हो गए हों, चाहे जेपी आंदोलन क्यों ना देखा गया हो, चाहे मंडल कमीशन का आंदोलन इस देश ने क्यों ना देखा हो, या फिर कोई भी आंदोलन इस देश के भीतर में इससे पहले चाहे ना हुए हो या जिस भी रूप में हुए होंगे, उन आंदोलन के भीतर के सवाल इस देश की जमीन पर चलते हुए लोगों तक नहीं पहुंचे थे, लोग प्रभावित नहीं हुए थे। ये पहला मौका है कि लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए अभी 85 दिन है, ये हो सकता है कल को हम आपके साथ मिले तो ये 100 दिन पार कर चुके हों, उसके बाद आपके साथ मिले तो 200 दिन पार कर चुके हों। यानी पार्लियामेंट 5 साल में 350 दिन चली, 2014 से 2019 तक, और यह लगातार एक साथ अगर बैठे हुए हैं तो ये तो पार्लियामेंट
अपने आप में शिफ्ट नहीं हो जाएगी क्या? आने वाले वक्त में अगर आंदोलन स्थली तमाम मुद्दों का केंद्र बनते चले गए तो स्थितियां यही हो रही है। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि किसान नेता कल चुनाव लड़ने जाएगा या नहीं जाएगा। सवाल ये नहीं है कि जो चुनाव लड़ने वाले नेता है वह किसानों के साथ कब तक खड़े रहेंगे। सवाल ये है कि इस देश की राजनीतिक विचारधारा ही अगर किसानों के साथ खड़ी होने लगेगी तो फिर किसानों की मौजूदगी जहां होगी या फिर किसानों के साथ बहुसंख्यक तबके की मौजूदगी जब ऐसी जगहों पर होने लगेगी तो कोई जरूरी नहीं है पार्लियामेंट का संबोधन और इन जगहों पर लोगों का संबोधन दोनों के भीतर लोग ये देखने लगे कि जरूरी बातें कहां हो रही है। क्योंकि ये कैसे संभव है किसी भी देश के भीतर में एजुकेशन हासिल करने के बाद रोजगार न मिल पा रहा हो, कॉरपोरेट और इंडस्ट्री को लेकर जो रियायतें दी गई टैक्स के तौर पर उसके बावजूद भी डेवलपमेंट के तौर पर भारत का सेंसेक्स लगातार नीचे जा रहा हो, भारत की जीडीपी नेगेटिव में जा रही हो, भारत के शेयर बाजार से भी उस मिडिल क्लास को लाभ ना मिल पा रहा हो। यानी एक तरफ जो पूरी पूंजी पर टिकी अर्थव्यवस्था है अगर वो धराशायी हो रही है तो फिर किसान जो उस पूंजी के काउंटर में ही सही लेकिन खड़ा है और अपनी मेहनत मशक्कत से अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सरकार से कहता है कि आपको एक न्यूनतम राशि देनी होगी जिससे हम आने वाली फसल के साथ दोबारा बो सके, दोबारा खड़े हो सकें। तो भारत के भीतर में ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि क्या धीरे धीरे जिस स्टार्टअप की सोच मोदी गवर्नमेंट ने ये कहकर शुरुआत की कि लोग पढ़ लिख कर निकल रहे हैं और स्टार्टअप करें और हम आपको पैसा देंगे, लेकिन इस बजट में सरकार के पास स्टार्टअप के लिए भी पैसा नहीं है। तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा जो प्रोफेशनल है? किसानों के बेटे जो कि शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं या फिर जो विदेश भी जाकर पढ़ रहे हैं, उनके सामने बड़ा सवाल होगा क्यों नहीं फिर एग्रीकल्चर को दोबारा से जीवित किया जाए। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर के जरिए संभाली जा सकती है? क्योंकि एक सच तो बहुत साफ है, 72% आबादी भारत में एग्रीकल्चर पर टिकी है और बाकी 38% आबादी, बाकी 28% आबादी भारत की इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पर टिकी है। लेकिन भारत की इकोनॉमी में योगदान बार बार कहा जाता है कि जीडीपी में सिर्फ एग्रीकल्चर का 14% हिस्सा है, बाकी तो उसका हिस्सा ही नहीं है। लेकिन एक दूसरा सच यह भी है, भारत की जीडीपी के भीतर में ग्रामीण भारत की हिस्सेदारी 48% है। भारत के राज्यों की भागीदारी अपने अपने स्टेट के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में एग्रीकल्चर और उसकी इकोनॉमी या उस पर टिके लोगों के साथ खड़ी थी, उसमें 6 राज्यों का जिक्र करना आज जरूरी है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। यहाँ से अगर एग्रीकल्चर को आप हटा दीजिएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, इंडस्ट्री यहाँ पर है नहीं। पंजाब और हरियाणा में तो फिर भी कुछ इंडस्ट्री है। जिस बात को जिक्र सरकार कहती है कि यह पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, दरअसल ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन ना हो जाए, इसीलिए सरकार डरती है कि इसको किसी भी हालत में पंजाब और हरियाणा के आंदोलन की दिशा में ही परिभाषित किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, सरकार की नीतियां बार बार छोटे और सीमांत किसान के समानांतर में बड़े किसानों को खड़ा करती और कहती है बड़े किसानों की संख्या तो सिर्फ 2.5 करोड़ है, लगभग 12.5 करोड़ तो छोटे और सीमांत किसान हैं और हम छोटे और सीमांत किसान के साथ खड़े हैं। लेकिन सच यह है कि छोटे और सीमांत किसान की आय जो है वो लगातार कम होती गई है और उनका जो प्रति व्यक्ति आय जो सालाना निकल कर आती है वह दुनिया में सबसे कम है। तो क्या ये माना जाए कि इस तरीके से आंदोलन के बीच जो खुशबू नजर आ रही है लोगों की लगातार शिरकत करने की, उस शिरकत के भीतर लोगों का जोश कोई कम नहीं हुआ है। लगातार शोर नारों की गूंज हमें लगता है इन जगहों पर आपको सुनाई देगी। इस तरीके से जो लगातार लोग नारे लगाते हुए पहुंचते हैं, ये अलग अलग जगहों से आते हैं और वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो छोटे छोटे हिस्से जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग जिलों से आते हैं, अलग अलग जिलों से निकल कर आते हैं और सभी ने तय किया है कि हम धीरे धीरे आंदोलन को मजबूत नहीं बल्कि इसको विस्तार भी देंगे। और शायद ये विस्तार ऐसे आंदोलनों की एक नई महक हो चली है, क्योंकि अगर मोदी सरकार ये सोचती है कि ये सिमट जाएगा तो इसके फैलने की परिस्थिति में शायद कोई राजनीतिक दल भी इस तेजी से नहीं बढ़ा होगा जिस तेजी से ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं।
क्योंकि आंदोलनों की ये तस्वीर कहीं भी किसी भी हालत में आपको जोश कम करते हुए दिखाई नहीं देगी। कोई आसान नहीं है जय जवान जय किसान के नारे भी अगर इसके बीच में लगते रहे तो। संघर्ष की ये परिस्थितियां आपके साथ हैं। आप जरा इसके एक चेहरे को देखिए, आप समझ पाएंगे आंदोलन का ये रूप क्या है। हाथों में हाथ थामे इस तरह आंदोलन करते लोग, दरअसल यह मौजूदा आंदोलन का एक ऐसा सच है जिस पर लोग या सरकार आंखों पे पट्टी बांध ले, वो बंगाल और असम इलेक्शन की तरफ चाहे चली जाए, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक नारे जो हैं वो किसानों के साथ जुड़ रहे हैं। और सवाल ये नहीं है कि सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाने से वोट मिल जाए, क्योंकि सबसे बड़ा राष्ट्रवादी और हिंदूवादी तो वह किसान है जो इस जमीन के लिए जीता और मरता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।